हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी, क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो गया है और जो 9th में थे वो 10th में पहुंच गए। आज हम 10th के मैथ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आज स्टार्टिंग करेंगे। जैसे पहले चैप्टर का जो इसमें नाम है वो नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, जैसे एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया और जैसे दशमलव प्रसार हो गया। कई टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आज केवल बेसिक जानेंगे, उसका परिचय यानी इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए पढ़ने से पहले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास वो पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले तो यह समझना है कि संख्याएं क्या होती है। संख्याओं का मतलब यह होता है कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब यह होता है कि मुख्यतः जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जान गए, यानी इसमें क्या क्या आता है। परिमेय आता है और अपरिमेय आता है। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही समझना है। तो उसके बाद जैसे इसमें एक टॉपिक है दशमलव प्रसार। इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब यह है कि कोई भी अगर संख्या भिन्न के रूप में दिया गया है, उसको कहा जाए कि ये पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं कटेगी, वही उसका दशमलव प्रसार होता है। यानी उसको कैसे प्रसार किया जा सकता है। कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 3/6 दिया गया है, और इसको कहा जाए कि विभाजित करने के लिए ये नीचे वाले से ऊपर वाले में अगर भाग किया जाएगा पूरी तरह से कट जाएगी, तो वास्तविक से वो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। और दशमलव प्रसार समझने से इसमें समझते हैं कि जैसे दशमलव प्रसार जो होता है, इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से क्या, 3 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, और एक और होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये होता है 3 तरीके से। अब ये तीनों टॉपिक क्या होते हैं उसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे कोई संख्या दी गई है, बटे के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे, अगर वो पूरी तरह से कट जाएगा तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और अशांत का मतलब, जैसे इसमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जाए 2/5, तो इस 5 से इस 2 में भाग करेंगे, इससे इसमें ही भाग किया जाता है हमेशा दशमलव रूप में चेंज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि 5 से अगर 2 में भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही अशांत दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी संख्या दिया जाए, जैसे यहाँ पर 1/3 दिया जाए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या भाग किया जाए, लेकिन वो कटे ना। लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आनी चाहिए, तो वो होता है अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती जिसे बोलते हैं, या अशांत दशमलव प्रसार। जैसे इसमें 3 से 1 में भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहां घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 1, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर से वही आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार 3 ही आ रहा है। अब यहाँ पे कट तो नहीं रहा है,
कर तो नहीं रहा है, लेकिन बार बार ये क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो ये इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग किया जाए, वो पूरी तरह से कटे भी ना, और दशमलव के बाद जो संख्या आनी चाहिए वो ये निश्चित नहीं होनी चाहिए कि उसके आगे कौन सी आएगी। जैसे इसमें आया हुआ है, इसके पहले जीरो लगा सकते हैं, 0.333, बार बार 3 ही आ रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि केवल 3 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे 1.053452 ऐसे आए, और ये यानी दशमलव के बाद ये कई संख्या आनी चाहिए और डैश डैश लगा होना चाहिए, इसका मतलब इसके आगे निश्चित नहीं है कौन संख्या आएंगी। तो इसमें क्या होगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है एचसीएफ है, और एक टॉपिक है एलसीएम। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या इसी को हम पहले पढ़ चुके होंगे, फिर चाहे वो क्लास 5, 6, 7, 5 से ही लगभग पढ़ने लगते हैं या 4 से ही पढ़ने लगते हैं, जिसे हम मासा बोलते हैं। मासा के बारे में पढ़ना है। तो जैसे इसको हम एक उदाहरण के समझ सकते हैं, जैसे 20 और 30 ले लिया जाए और इसका कहा जाए मासा निकालने के लिए। अब मासा दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपको गुणनखंड विधि से निकालना है कि भाग विधि से। सबसे आसान होता है गुणनखंड विधि, या भाग विधि भी आसान होता है, जिसको जैसे लगे वैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से, तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 को लासक रूप में तोड़ लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और उसी तरह 30 को हल कर लेंगे। जब ये आ गया तो जो 20 के सामने आया हुआ है, 20 के सामने 2 गुणे 2 गुणे 5 आया हुआ है, इसी तरह 30 के सामने जो आया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 आया हुआ है। इन दोनों में 2 मिल रहा है और इन दोनों में 5 मिल रहा है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे मासा बराबर या एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एक 2 मिल रहा है तो एक 2 लिख लिया जाएगा, एक 5 मिल रहा है तो एक 5 लिख लिया जाएगा, और 2 पंचे 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी तरह दिया गया है एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसे बोलते हैं, जिसे हम लासा बोलते हैं या लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें जैसे हल किया जाए तो 20 और 30 को ही मान लेते हैं, 20 और 30 का ही निकालना हो। अभी इसमें क्या किया गया था, लासा जो है एक बार 20 का किया गया था, एक बार 30 को अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया था, लेकिन इसमें क्या है, इसको हम दोनों एक ही पार्ट में तोड़ते हैं, 20 और 30 को एक साथ लेकर के। तो इससे अगर हल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, फिर 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 5 से ले जाएंगे 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आया हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 into 2 और 3 into 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करना, कोई भी संख्या दिया जाए, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफलों के रूप में। गुणनफलों का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या दिया जाए उसको गुणा के रूप में चेंज करना हो। जैसे यहां मान लेते हैं 196 कोई संख्या दिया गया है और इसको कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में चेंज कीजिए, तब क्या करेंगे कि 196 जो दिया गया है इसको लासा के रूप में तोड़ेंगे तो ये 2 9 18 हो जाएगा और ये 2 8 16 हो जाएगा। अगर ये नहीं पता है कैसे किया जाता है तो इससे, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे 2 से 196 भाग भी कर सकते हैं, तो 2 9 कितना 18 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 6 और 2 8 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 98 आ जाएगा, 98 लिखा गया, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से जाएगा, 7 49, 7 1 7, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे 2 7 गुणे 7 आया हुआ है, इसके सामने 2 गुणे 2 लिख देंगे और 7 गुणे 7। यहाँ पर केवल गुणा के रूप में लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा, जबकि इसके पहले लासा पढ़े होंगे। लासा में क्या किया जाता था, दोनों संख्याएं जो आती थी, यानी कोई भी संख्या दिया होता था उसको तोड़ते थे, उसके बाद खंड करने के बाद जो आता था उसका सबका गुणा किया जाता था, लेकिन यहाँ पे केवल गुणा के रूप में लिख दिया जाएगा, वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड।
को गुणनफल के रूप में चेंज करना। तो इस तरह से ये आ जाएगा। और उसके आगे जैसे एक टॉपिक इसी में और है कि जैसे परिमेय और अपरिमेय में भी कई संख्याएं दे देता है और कहता है कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि कोई परिमेय संख्या दी होती है और इसके साथ में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाती है। तो अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया उसके साथ में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी गई है तो ये ध्यान रखना है कि वो जो आएगी वो अपरिमेय ही आएगी। जैसे यहां 2 प्लस √3 ले लिया जाए, अब इसमें 2 जो है वो परिमेय संख्या है लेकिन √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों की बात किया जाए एक साथ दिया गया है तो वो अपरिमेय ही कहलाएगी। इसी तरह माइनस में भी होता है, कोई परिमेय संख्या दिया गया है, कोई अपरिमेय संख्या देगा और दूसरे को घटाया जाए, घटाने के रूप में दिया रहे तब भी वो अपरिमेय ही आएगी। जैसे 2 माइनस √3 तो ये भी जो होगी ये अपरिमेय होगी। इसी तरह अगर एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तब भी वो अपरिमेय ही आएगी। जैसे यहां पर 2 का √3 में गुणा कर दिया जाए तो ये 2√3 आएगा और 2√3 जो है ये अपरिमेय ही होती है। उसके बाद एक भाग का है, कोई परिमेय संख्या दिया गया है, कोई अपरिमेय संख्या दिया गया है, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में अगर भाग दिया जाएगा तो वो जो पूरा पार्ट आएगा वो संख्या भी अपरिमेय ही होगी। जैसे 2/√3, अब यहाँ पे 2 जो है ये परिमेय है और √3 जो है वो अपरिमेय है, लेकिन ये पूरे संख्या की बात किया जाए तो ये अपरिमेय ही होगी। तो इसमें कुछ टॉपिक थे, कुछ बेसिक था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जैसे इसमें एक टॉपिक और था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके कम से कम, पहले तो भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर दे दिया जाए वो भाज्य तभी होगी जब उसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो जाए या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए तब वो भाज्य संख्या होगी। या इसको समझे होगे कि जैसे कहा जाता है कि जो एक के पहाड़े में आनी चाहिए स्वयं के पहाड़े में आनी चाहिए, इसके अलावा अन्य किसी पहाड़े में भी आए तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और जैसे कहा गया कि एक के पहाड़े में आनी चाहिए और स्वयं के पहाड़े में आनी चाहिए या इसके अलावा अन्य किसी पहाड़े में आना चाहिए, तो एक और स्वयं तो सब में आता है लेकिन अन्य किसी पहाड़े में आएगा तो एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, 3 गुणनखंड हो गया। तो कम से कम 3 गुणनखंड होगा तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 4 ले लिया जाए, अब 4 जो आता है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और इसके साथ 2 के पहाड़े में भी आता है। 1 और स्वयं के पहाड़े में सारी संख्याएं आएंगी लेकिन उसके अलावा अन्य पहाड़े से जो आती है वही भाज्य संख्या है। इसका अपोजिट होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब यह है कि जिसके 3 से कम गुणनखंड हो या जो 1 और स्वयं के पहाड़े में या और किसी पहाड़े में आए ही ना, तो वो कहलाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे यहां पे 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 6, 7, ये सब जो 6 नहीं आएगा, 5 और 7 ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगी, ये बात भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने टॉपिक बताया गया ये सारे टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसमें चैप्टर 1 में हमको लगभग पढ़ना क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। और इसमें अगर वैसे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं है, जब पढ़ाया जाएगा तो सारे टॉपिक आएंगे। अभी केवल इतना बताया गया है कि हमें पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है और उसके साथ में थोड़ा सा बता भी दिया गया है कि ये किस प्रकार से होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया है। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।